अच्छा भाई, कहाँ पे थे हम? मेरे हिसाब से मैं चैप्टर 9 से स्टार्ट करना था, हार्डवेयर इंटरप्ट से। ठीक है, तो वो पिछला चैप्टर बहुत ज़रूरी था, उसकी ये कंटिन्यूएशन ही है, वहीं से बात आगे चल रही है। तो ये अब हार्डवेयर इंटरप्ट्स हैं। ठीक है, यहीं से स्टार्ट करना था ना, हाँ यहीं से करना था। तो हार्डवेयर इंटरप्ट्स ज़्यादा इंटरेस्टिंग होते हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि वो एक्चुअली फिजिकल वर्ल्ड में हार्डवेयर इंटरप्ट्स आ रहे होते हैं। हमने पिछले चैप्टर में जो किया था वो सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स था। सॉफ्टवेयर इंटरप्ट का कॉन्सेप्ट ये था कि सॉफ्टवेयर की इंस्ट्रक्शन के ज़रिए से एक इंटरप्ट आता है, फिर उसको सीपीयू डील करता है। वो डील कैसे करता है? 4 पे मल्टीप्लाई करता है, वेक्टर टेबल, आईएसआर, वो सारा कुछ याद है तुम्हें, वो वैसे ही है। अब हार्डवेयर इंटरप्ट इस तरह से है कि सीपीयू जो है ना, सीपीयू हमारी मेन डिवाइस है जिसने सारा काम करना है। सीपीयू तुमने कभी कभी अगर कभी पकड़ा हुआ है, हाथ में रखा हुआ है, तो उसके नीचे पिन्स लगी होती हैं, गोल्ड प्लेटेड पिन्स होती है। ठीक है, वो पिन्स जाके मदरबोर्ड के ऊपर लगती हैं। उन सारी पिन्स का अपना अपना मकसद होता है, अपना अपना काम होता है। उनमें से एक पिन होती है जिसको INTR की पिन कहते हो, इंटरप्ट रिक्वेस्ट की पिन। ऐसी काफ़ी सारी पिन्स होती हैं, किसी में 24 होती हैं, किसी में 36 होती हैं, किसी में इससे भी ज़्यादा होती हैं। तो बहरहाल उनका जो काम है वो इंटरप्ट्स को डील करना है। ठीक है, अच्छा, ये INTR आगे से लगा होता है एक डिवाइस को जिसको पिक कहते हैं, प्रोग्रामेबल इंटरप्ट कंट्रोलर। ठीक है, अच्छा, पिक किस लिए है वो भी क्लियर हो जाएगा। पिक के 8 चैनल्स होते हैं। ठीक है, टोटल इस तरह से 8 चैनल्स होते हैं। इन चैनल्स के फिक्स नंबर होते हैं। फॉर एग्जांपल पहला जो है उसको IRQ0 कहते हो, जो सबसे ऊपर वाला है। फिर IRQ1 है, IRQ1, और इस तरह से चलते चलते सबसे नीचे वाला जो है वो IRQ7 होता है। आ, इसकी ये प्रायोरिटी लेवल से ताल्लुक रखता है। जो हाईएस्ट प्रायोरिटी होता है वो IRQ0 होता है, फिर उससे कम 1 2 3 4 5 6 7। ये IRQs आगे जाके डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल IRQ1 जो है ये जाके कनेक्ट करता है कीबोर्ड को, यानी जो फिजिकल तुम्हारा कीबोर्ड है ना, नहीं सॉरी 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 वेरी सॉरी, ये टाइमर से कनेक्ट करता है। इसको अभी हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, तो अभी हम इसको नहीं पढ़ेंगे। ये एक डिवाइस को कंट्रोल को कनेक्ट करता है, जिसको पिट कहते हैं, प्रोग्रामेबल इंटरप्ट टाइमर। इसको अभी फिलहाल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो फिलहाल जिसको हम पढ़ना चाह रहे हैं वो कीबोर्ड है। ठीक है, तो कीबोर्ड को ये IRQ1 कनेक्ट करता है। बात बड़ी सिंपल सी है, कीबोर्ड तुम्हारे हाथ में है, तुम्हारी डिवाइस है, सारा दिन तुम इस्तेमाल करते हो। जब तुम कीबोर्ड के ऊपर कोई की दबाते हो या कोई एक्शन लेते हो तो वो सीपीयू तक पहुंचता है। ज़ाहिरी बात है, ज़ाहिरी सी बात है, हर चीज़ सीपीयू नहीं करनी है ना, प्रोसेसर नहीं करनी है। तो वो पहुंचता किस तरह है कि वो कनेक्टेड होता है एक चैनल पे जिसको IRQ1 कहते हैं। वो पिक का चैनल होता है। पिक वो इंटरप्ट उठा के आगे INTR लाइन पे चला देता है। जब पिक का काम क्या है? पिक का काम सिर्फ आर्बिट्रेशन है। पिक इज जस्ट देयर फॉर आर्बिट्रेशन, इसका कोई ख़ास काम नहीं है। पिक की ज़रूरत इसलिए महसूस हुई कि डिवाइसेस बहुत सारी हैं, तो हम हर डिवाइस को डायरेक्टली सीपीयू के साथ तो नहीं कनेक्ट कर सकते। सीपीयू में इतनी फारिग पिन्स नहीं है कि हम उसको डायरेक्ट कनेक्ट करें। तो हमने दरमियान में एक चिप लगा दी जिसको हमने पिक कह दिया। अब सारी डिवाइसेस इसको कनेक्ट करती हैं, यानी जिसने भी डिवाइस ने इंटरप्ट करना है, जिसने भी सिग्नल भेजना है, वो पिक को भेजेगा। और पिक जो है एक सिग्नल एक वक्त में आगे भेजेगा। आर्बिट्रेशन का मतलब यहाँ पे ये है कि ये सातों आठों डिवाइसेस रिक्वेस्ट करेंगी कि मुझे सर्विस चाहिए। तो पिक देखेगा कि हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला कौन सा है, वो IRQ0 है, उसको वो आगे चला देगा। बाकियों को वो कहेगा कि अभी इंतजार करो। फिर जब IRQ0 काम करके फारिग हो चुका होएगा, तब आ, वो होएगा, तब मतलब अगला इंटरप्ट आगे चलेगा। ये पिक का बेसिकली काम है कि प्रायोरिटी वाइज देख के हाईएस्ट कौन सा है उसको वो आगे चला देता है। अच्छा, अब पहली चीज इसमें जो समझने वाली है वो ये है कि ये IRQs हैं। ये तुमने पहले कभी नहीं पढ़े, इंटरप्ट रिक्वेस्ट IRQs। ठीक है, तो कीबोर्ड तो IRQ1 के ऊपर सिग्नल देता है, लेकिन सीपीयू के पास क्या पहुंचता है? सीपीयू डील्स विद इंटरप्ट्स, नॉट IRQs। हमने पिछले चैप्टर में काफ़ी दफ़ा ये पढ़ा है कि सीपीयू के पास इंटरप्ट जाता है, फिर वो वेक्टर टेबल में जाता है और वो सारी कहानी ना। तो
सीपीयू तो डील करता है इंटरप्ट्स के साथ, आईआरक्यूज के साथ डील नहीं करता। तो आईआरक्यू से इंटरप्ट की मैपिंग जो है वो कुछ इस तरह से है कि आईआरक्यू नंबर का उल्टा कर लो ना, इंट नंबर इज इक्वल टू आईआरक्यू नंबर प्लस 8। यानी जो आईआरक्यू नंबर आया है, फॉर एग्जांपल अगर 1 आया है तो उसमें 8 जमा करो 9 बन गया, वो 9 इंटरप्ट नंबर होएगा, वो पहुंचेगा सीपीयू के पास। ठीक है, ये जो 8 है ये कन्फिगरेबल है, इसको आप चेंज कर सकते हो, इसको आप 60 कर सकते हो, 70 कर सकते हो, लेकिन फिलहाल आपके लेवल पे स्टार्ट करने के लिए ये फिक्स है, आप इसको फिक्स कंसिडर करो। तो आपसे जब पूछा जाए कि भाई टाइमर ने इंटरप्ट किया है अब क्या होएगा, तो आप देखोगे कि टाइमर लगा हुआ है आईआरक्यू 0 पे, उसमें 8 जमा करोगे, इंटरप्ट नंबर बन गया 8, तो आप कहोगे कि सीपीयू के पास चला गया इंटरप्ट नंबर 8। उसके बाद की कहानी आपको आती है, सीपीयू इंटरप्ट नंबर को पकड़ के मल्टीप्लाई करता है 4 पे, फिर वेक्टर टेबल के अंदर जाता है, वहाँ से वेक्टर निकालता है, फिर उससे आईएसआर की तरफ जाता है और आईएसआर एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, अब सिर्फ और सिर्फ जो एक नया स्टेप है ना वो ये है कि वंस आईएसआर इज कंप्लीटेड, द हार्डवेयर आईएसआर्स मस्ट सिग्नल एन एंड ऑफ इंटरप्ट, यूआई भेजना जरूरी है। बाकी सारी कहानी वही है जो पिछली चैप्टर में थी सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स में। सिर्फ एक खास बात ये है कि अब क्योंकि हम हार्डवेयर इंटरप्ट्स की बात कर रहे हैं, तो हार्डवेयर के अगेंस्ट जो भी आईएसआर चलेगी, उस आईएसआर का ये काम है कि उसको एक ईओआई का सिग्नल भेजना है। ठीक है, मस्ट सिग्नल एंड ईओआई टू पिक, ईओआई स्टैंड्स फॉर एंड ऑफ इंटरप्ट। ये जरूरी इसलिए है कि फॉर एग्जांपल पिक ने अभी एक इंटरप्ट चला दिया, अब एक इंटरप्ट तो चल रहा है, अब पीछे इंटरप्ट जमा होते जा रहे हैं, जो ये भी आ गया, ये भी आ गया, वो यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही एक आईएसआर फारिग होती है, उस आईएसआर का काम है कि वो पिक को बताए कि एंड ऑफ इंटरप्ट हो गया, मैं फारिग हो गई, ताकि पिक अगला उसको चला सके, अगले अगले इंटरप्ट को चला सके। लो भाई, यहाँ तक कोई मसला तो बताओ। नो सर। अच्छा, अब तुम डील कर रहे हो हार्डवेयर डिवाइसेस के साथ, अब मतलब अब तुम डील करना शुरू हो गए हार्डवेयर डिवाइसेस के साथ, चिप्स के साथ, एक्चुअल हार्डवेयर के साथ। ठीक है, तो तुम्हें यहाँ पे सबसे पहले जो चीज़ चाहिए वो पोर्ट्स हैं, कि पोर्ट्स क्या होते हैं। तो पोर्ट्स आर कम्युनिकेशन एड्रेसेस फॉर हार्डवेयर। तो जब तुम असेंबली पढ़ रहे थे तो पहले 6-7 चैप्टर्स में तुम मेमोरी से सिर्फ काम करते आए, तुम सिर्फ मेमोरी में लिखते थे, पढ़ते थे, बस इतना ही करते थे ना, इससे ज़्यादा तो नहीं करते थे। इवन जब तुमने स्क्रीन पे लिखा तो वो भी तुमने मेमोरी की मदद से लिखा। तुम B800 पे गए, वहाँ पे जाके एट्रीब्यूट मतलब फलानी फलानी चीज़ें रखी। ठीक है, हार्डवेयर से डायरेक्टली तुमने कम्युनिकेट कभी नहीं किया। तो हार्डवेयर से डायरेक्टली कम्युनिकेट करने के लिए तुम्हें हार्डवेयर का एड्रेस चाहिए होता है, वो पोर्ट्स कहलाते हैं। इन पोर्ट्स का उन पोर्ट से कोई दूर दूर तक ताल्लुक नहीं है, जिनको तुम यूएसबी पोर्ट और सीरियल पोर्ट और वीजीए पोर्ट कहते हो, ये उनको भूल जाओ, वो पोर्ट्स नहीं, उनको कनेक्टर्स कहते हैं एक्चुअली, वो पोर्ट्स होते ही नहीं, लेकिन हम आम जुबान में उनको पोर्ट्स कहते हैं। ये पोर्ट्स एड्रेसेस हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं तुम्हें कहूँ कि रैम के किसी सेल में कुछ रख दो, तो तुम मुझसे पूछोगे कौन से सेल में, मैं तुम्हें एड्रेस दूंगा 240। ठीक है, तुमने 240 सेल पे गए, वहाँ पे कुछ मूव कर दिया। कैसे करते थे, तुमने रैम के सेल 240 पे जाके कुछ मूव कर दिया, खत्म। अब अगर मैं तुम्हें कहूँ कि पोर्ट नंबर 240 पे लिखो, तो ये ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जैसे ही मैंने लफ्ज़ पोर्ट इस्तेमाल किया, इसका मतलब है कि कोई इसके पीछे हार्डवेयर लगी हुई है। ठीक है, और पोर्ट्स फिक्स्ड होते हैं, मतलब अगर एक डिवाइस है उसका पोर्ट नंबर 240 है तो वो हमेशा 240 ही रहेगा। तो अगर मैं तुम्हें कहता हूँ कि पोर्ट नंबर 240 पे कुछ लिखो, तो पहली बात तो मैं तुम्हें ये कह रहा हूँ कि जाके हार्डवेयर की डिवाइस के ऊपर लिखो, पहली बात तो ये कह रहा हूँ। दूसरी बात ये है कि ये इनपुट आउटपुट है, इट्स नॉट लाइक मेमोरी में कुछ नहीं हो रहा, ये एक्चुअली डिवाइस के ऊपर तुम लिख रहे हो, यानी आउटपुट कर रहे हो, या डिवाइस में से कुछ पढ़ रहे हो, इनपुट कर रहे हो। ठीक है, तो इंस्ट्रक्शंस used to read write ports are in और out। दो नई इंस्ट्रक्शंस हैं, एक इन, जो ज़ाहिरी बात है, वैसे तो नाम से ही पता है कि ये इसका मतलब होएगा कि पोर्ट से पढ़ना, और आउट का मतलब होएगा पोर्ट के ऊपर
लिखना। लेकिन मैं दोबारा तुम्हें कहूंगा कि फोकस इस बात पे करो कि अगर तुम पोर्ट से पढ़ रहे हो तो तुम किसी डिवाइस से पढ़ रहे हो एक्चुअली, यानी कीबोर्ड से अगर तुमने पढ़ना है तुम कीबोर्ड के पोर्ट नंबर से उसको रीड करोगे। ये बेसिकली गेम है, ठीक है। इसमें कुछ बातें याद रखने वाली छोटी छोटी सी, वो तुम्हें आहिस्ता आहिस्ता आदत पड़ जाएगी। वो ये है कि पोर्ट नंबर्स आर यूजुअली बाइट्स, ज़्यादातर छोटे होते हैं, बट दे कैन बी वर्ड्स एज वेल। मसला ये है कि इफ़ दे आर वर्ड एंड पोर्ट नंबर must be provided in AX register before using in-out instructions। अगर तो पोर्ट नंबर छोटा सा है ना, अगर तो पोर्ट नंबर एक बाइट है सिंपल, तो फिर तो ठीक है, फिर कोई मसला नहीं है, आप डायरेक्टली पोर्ट नंबर लिखते हो इस इंस्ट्रक्शन के अंदर और बात खत्म हो जाती है। लेकिन अगर पोर्ट नंबर लंबा है, वर्ड है, तो फिर तुम्हें पहले पोर्ट नंबर को AX में डालना है और फिर इन आउट की इंस्ट्रक्शन इस्तेमाल करनी है। इंस्ट्रक्शन कैसे इस्तेमाल होंगी? वेरी वेरी सिंपल। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ इन AX 0x60। एक चीज़ याद रखना, असेंबली के पहले दिन से किताब से चल रहा है कि पहला ऑपरेंड इसमें हमेशा डेस्टिनेशन होता है और दूसरा ऑपरेंड हमेशा सोर्स होता है। ये कोई नई बात नहीं हुई, असेंबली में हमेशा ही ऐसे होता है कि पहला ऑपरेंड डेस्टिनेशन है फिर सोर्स होती है। तो ये कमांड क्या कह रही है? ये कमांड कह रही है कि रीड फ्रॉम पोर्ट एंड कॉपी इनटू AX। पोर्ट 60 इत्तेफाक से कीबोर्ड का पोर्ट होता है, इत्तेफाक है सर। तो अगर मैं कीबोर्ड से पढ़ना चाह रहा हूँ तो मैं कहूँगा कि पोर्ट नंबर 60 से रीड कर लो, उसने कर लिया। अब जो वो पढ़ के डेटा लाएगा मेरे पास, वो डेटा मैंने रख लिया AX के अंदर। अच्छा, सिमिलरली अगर आप राइट करना चाह रहे हो तो मैं कहूँगा कि आउट 0x21 पे कर दो AX, ठीक है। ये मैं क्या कह रहा हूँ? राइट वैल्यू ऑफ AX टू पोर्ट 21। अब ये इंस्ट्रक्शंस तुम सारा दिन पढ़ते रहो, समझ नहीं आ सकती कि ये क्या हो रहा है। अगर तुम्हें ये पता नहीं है कि पोर्ट 60 क्या करता है और अगर तुम्हें ये पता नहीं है कि पोर्ट 21 क्या करता है, तो तुम्हें कोई इसकी समझ नहीं आई बस कि ये क्या हो गया है इधर। लेकिन बहरहाल इन सब पोर्ट्स के पीछे डिवाइसेस लगी होती हैं और उनके थ्रू आप इसको कम्युनिकेट करते हो। तो हार्डवेयर डिवाइसेस में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट तुमने ये सीखा है कि तुमने हार्डवेयर डिवाइस से डायरेक्टली बात कैसे करनी है, उसके पोर्ट्स के जरिए से करनी है। पोर्ट नंबर कहाँ से मिलेगा? डॉक्यूमेंटेशन से मिलेगा। उस डिवाइस की डॉक्यूमेंटेशन होएगी, जो अब आजकल तो खैर गूगल पे सब कुछ पड़ा होता है, तो गूगल से आप उठाओगे कि इसका पोर्ट नंबर क्या है और फिर उसके साथ आप कम्युनिकेट करना शुरू करोगे। तो ये आईओ पोर्ट्स या इन आउट की इंस्ट्रक्शंस की कहानी है। तो ये इंस्ट्रक्शन क्या कह रही है कि पोर्ट 21 से रीड करो और AL में डाल दो। वेरी गुड, ये तो एग्जाम्पल मैंने तुम्हें कराया, ये वाला एग्जाम्पल मैंने तुम्हें नहीं कराया। तो इसमें ये हो रहा है कि पोर्ट नंबर बजाते खुद बाइट नहीं है, वर्ड है, पूरा वर्ड है पोर्ट नंबर ना। तो उसको मूव किया, अच्छा DX के अंदर करना है, सॉरी। तो उसको मूव किया पहले DX के अंदर और कमांड इस तरह से दी। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर तो पोर्ट नंबर छोटा है तो उसको तुम कमांड के अंदर डायरेक्टली डाल दो, कोई मसला नहीं। लेकिन अगर पोर्ट नंबर बड़ा है तो उसको पहले DX में मूव करो और फिर इन आउट की कमांड दो। तो वो AX नहीं है, वो DX है, इसको ठीक कर लो। अच्छा, तो अब ये दोनों चीज़ें तुम्हारे दिमाग में आनी चाहिए कि ये आर्किटेक्चर जो है वो आर्किटेक्चर है क्या, और फिर ये कि इन आउट की इंस्ट्रक्शंस के ज़रिए हमने उसके साथ काम कैसे करना है, ठीक है। अच्छा जी, अब चलते हैं उसकी तरफ, एक्चुअल काम करने की तरफ। मैं अगली स्लाइड पे चलता हूँ। अच्छा जी, तो अब पिक के जो पोर्ट्स हैं, बात शुरू करते हैं। तो पिक के दो पोर्ट्स हैं जो प्रोग्रामेबल है, जिनको आप एक्सेस कर सकते हो। पोर्ट नंबर्स हैं 20 और 21। हार्डवेयर की कोई भी डिवाइस होती है ना,
अगेन तुम्हारे लिए मुश्किल होएगा, लेकिन हार्डवेयर की कोई भी डिवाइस हो, कोई भी चिप हो, जो मदरबोर्ड के ऊपर चिप्स लगी होती हैं, उनके अंदर क्या होता है, उनके अंदर कुछ पोर्ट नंबर्स होते हैं जिनके थ्रू आप कम्युनिकेट करते हो, और उनके अंदर रजिस्टर्स होते हैं, उन डिवाइसेस के अपने रजिस्टर्स होते हैं। तो पिक के अंदर 3 रजिस्टर्स मौजूद हैं। इसको इंटरप्ट रिक्वेस्ट रजिस्टर कहते हैं, IRR, इंटरप्ट सर्विस रजिस्टर कहते हैं, ISR, और आखिरी है IMR, इंटरप्ट मास्क रजिस्टर, जो एक्चुअली आपके कोर्स में है, बाकी कोर्स में नहीं है। अच्छा, अब पिक के अंदर 2 पोर्ट्स हो गए 2021, और 3 रजिस्टर्स उसके अंदर आ गए, IRR, ISR और IMR। इनकी भी मैं बात करता हूँ। पोर्ट 20 इज यूज्ड for end of interrupt signal. When ISR wants to signal end of interrupt, it writes 20 on port 20. लॉजिक है बहुत ज़्यादा, लेकिन अगेन आपके कोर्स से वो थोड़ा आगे की बातें हैं, तो आपके कोर्स में बस इतना याद रखो कि पोर्ट 20 को हम यूज़ करते हैं एज एन एंड ऑफ इंटरप्ट पोर्ट। यानी जब किसी भी बंदे ने, किसी भी ISR ने एंड ऑफ इंटरप्ट का सिग्नल देना हो है ना, तो वो पोर्ट 20 के ऊपर 20 लिख के देता है। ये पोर्ट 20 की कहानी हो गई। पोर्ट 21 की कहानी लंबी है और वो ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। पोर्ट 21 इज वेयर IMR रजिस्टर कैन बी एक्सेस फ्रॉम। यानी बेसिकली अगर, यानी ये है, ये IMR रजिस्टर है जो डिवाइस के अंदर लगा हुआ है। यानी बेसिकली अगर तुमने IMR रजिस्टर के ऊपर कुछ लिखना है तो तुम्हें पोर्ट 21 पे लिखना है, और इसी तरह अगर तुमने IMR रजिस्टर को पढ़ना है तो वो भी तुमने पोर्ट नंबर 21 से पढ़ना है। ये 2 रजिस्टर्स ऊपर वाले तुम्हारे कोर्स में मेरे ख्याल में नहीं है, ठीक है, ये आगे जाके कहीं पे पढ़ोगे। डेफिनेटली तुम्हारे कोर्स में नहीं है, क्योंकि ये पोर्ट 20 से एक्सेस होते हैं, तो वो तुम्हें उसने पढ़ाया ही नहीं है, तो बस फिर ये नहीं होएगा। अच्छा, तो पोर्ट 21 इज IMR रजिस्टर, ठीक हो गया। अब IMR रजिस्टर बजाते खुद है क्या? IMR से बनता है इंटरप्ट मास्क रजिस्टर, ठीक है, यूज फॉर मास्किंग IRQs। मास्किंग का मतलब तुम यहाँ पे डिसेबलिंग समझ सकते हो, मेरे ख्याल ये सबसे आसान लफ्ज होगा। अगर तुमने किसी IRQ को डिसेबल करना है ना, तो तुम मास्क करना उसको कहते हो, डिसेबल करने को। अब IMR रजिस्टर जो है वो 8 बिटों पे मुश्तमिल है। ये जो तमाम रजिस्टर्स हैं ये 8 बिटों पे मुश्तमिल होते हैं। तो क्या किताब में बना होगा, ये भी नहीं बना हुआ। हमारी ये बड़ी बेसिक चीज़ है, ये डेफिनेटली बनी हुई होनी चाहिए। तो इसमें 8 बिटें होती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। अच्छा, अब हम जब पढ़ते हैं इसको, तो हम इस तरह से पढ़ते हैं कि ये बिट नंबर 0 है, ये बिट नंबर 1 है, ये बिट नंबर 2 है, सो ऑन। आखिरी बिट जो होती है हमेशा वो बिट नंबर 7 कहलाती है। अब IMR रजिस्टर का मकसद ये है कि फॉर एग्जांपल इफ बिट नंबर 1 इज सेट टू 1, यानी अगर हम बिट नंबर 1 में यहाँ पे 1 लिख दें, या किसी भी बिट में 1 लिख दें, तो इसका मतलब होता है कि वी आर मास्किंग या डिसेबलिंग IRQ 1। फिर कहूँगा, किसी भी बिट में जाके अगर हम 1 लिख दें, तो इस 1 का मतलब होता है कि हम वो वाला IRQ डिसेबल कर रहे हैं। कौन से वाला? जहाँ पे लिखा है, अब यहाँ पे 1 मैंने इधर लिखा है ना, तो IRQ 2 डिसेबल हो गया। मास्किंग का मतलब ये होता है कि तुम्हें पता है कि यहाँ पे आगे कीबोर्ड लगा हुआ है, ऑफ कोर्स यहाँ पे आगे कीबोर्ड की डिवाइस लगी हुई है, तो कीबोर्ड से जो कीज दबेंगी वो इधर पहुंच जाएंगी। अब इस तार को अगर तुम काट तो नहीं सकते जाके, तो इसको अगर तुम मास्क करना चाहते हो, विच मीन्स कि कीबोर्ड से कीज दबती रहेंगी लेकिन वो सिग्नल पिक तक नहीं पहुंचेगा, इसको मास्किंग कहते हैं। तो एक तरह से तुमने कीबोर्ड फालतू कर दिया, वो बंदा कीज दबाता रहेगा, वो पहुंचेंगी नहीं आगे CPU तक, कुछ भी नहीं होएगा, ठीक है ना। तो दिस इज कॉल्ड मास्किंग, और ये अवेलेबल होती है पोर्ट नंबर
21 पे। मेरा ख्याल है यहीं से शुरू कर लें। हाँ, यहीं से शुरू कर लें। तो ये 3 लाइनों का प्रोग्राम पढ़ो ज़रा कि ये क्या करता है। सर जी ये जो IRQ में हम 8 बिट ऐड करते हैं, ये IMR ही होती है उसके इंटरप्ट के इक्वल करने के लिए? नहीं, ये जो सवाल की आप समझ नहीं आई। IRQ स्टार्टिंग में आपने स्टार्टिंग में बताया था ना, इंटरप्ट इज इक्वल टू IRQ प्लस 8 बिट्स। वो कम्प्लीटली कुछ और कहानी है। ठीक है। वो ये है कि जब IRQ आता है तो CPU के पास क्या पहुंचता है? CPU के पास IRQ नहीं पहुंचता, CPU के पास पहुंचता है इंटरप्ट नंबर। CPU डील करता है इंटरप्ट्स के साथ, जिस तरह हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा कि CPU इंटरप्ट्स के साथ डील करता है। तो ये छोटा सा फॉर्मूला ये था कि अगर तुम IRQ नंबर में 8 जमा करो तो वो कन्वर्ट हो जाता है इंट नंबर में, यानी IRQ से इंट ठीक है। की मैपिंग वो थी। अब ये जो हम ठीक। बात कर रहे हैं ये तो पिक के अंदर की बात हो रही है ना, इसमें तो ये इन्वॉल्व ही नहीं है कुछ, इधर तो कुछ इन्वॉल्व ही नहीं है, ठीक है ना। मतलब एक तरह से हम सिर्फ पिक के अंदर की बात कर रहे हैं। तो पिक के अंदर एक रजिस्टर लगा होता है जिसको IMR बोलते हैं, और उस रजिस्टर का काम ये है कि उसकी जौन सी बिट ऑन कर दोगे वो वाला IRQ बंद हो जाएगा, डिसेबल हो जाएगा। तो इस केस में मेरा IRQ 2 जो है, मैंने क्योंकि 2 पे रखा है तो इसलिए IRQ 2 डिसेबल हो जाएगा, विच मीन्स कि समझ लो ये वाला चैनल बंद हो गया। मतलब बंद इन द सेंस कि ये जितनी की स्ट्रोक्स हैं वो आगे पिक तक नहीं पहुंचेंगी। जो तुम बात जिसमें कंफ्यूज हो रहे हो वो तो उसके आगे की बात है, तो पिक से फिर आगे कैसे जाए? मैं तो तुम्हें कह रहा हूँ यहीं तक बंद हो जाएगी। ठीक है सर। अब जरा ये पढ़ो 3 लाइनों का 4 लाइनों का कोड जो भी है, ये क्या कर रहा है? वो इंटरप्ट में AL में सर वो डाल देगा टर्मिनेट का कोड 21, उसको 2 के साथ और कर देगा। हैं? उस 2 के साथ सर ये और ऑपरेशन करेगा ना AL का, जो उसमें कोड है हाँ, 21 का, और उसे करने के बाद आउट कर देगा। हाँ, ये आउट का नहीं समझ आया, आउट क्यों कर रहा है? पहली लाइन एक्चुअली कर क्या रही है? सर ये टर्मिनेट की इंटरप्ट है ना, उसमें वो क्या पहली कहते लाइन हैं? IMR को रीड कर रही है। ठीक है, इंट रीड। हाँ, इन रीड करेगी। इन जो है वो पोर्ट से पढ़ती है ना, तो किस पोर्ट से पढ़ रही है? 21 नंबर पोर्ट से। 21 नंबर पोर्ट हमें पता है कि IMR का पोर्ट होता है। तो ये वाली लाइन IMR की जो भी इस वक्त वैल्यू चल रही है उसको पढ़ के डाल देगी AL के अंदर, ठीक है। अब जो वैल्यू AL के अंदर पड़ी हुई है उसको वो और कर रही है 2 के साथ। इसका क्या मतलब हुआ? सर ये मार्क्सिंग है ना, और करने का नहीं, मार्क्सिंग कर फिलहाल रहे हैं। फिलहाल तो AL रजिस्टर में हो रहा है ना। जी। फिलहाल तो कोई मास्किंग नहीं है, कुछ नहीं है। फिलहाल तो AL रजिस्टर के अंदर कोई रकम पड़ी हुई है उसको हम और कर रहे हैं 2 के साथ, ठीक है। तो ये हम स्विचिंग बिट नंबर 1 ऑन 2 जो है ना 2, ये होता है 00000010, ये 2 10। होता है। तो जब तुम किसी भी चीज के साथ उसको और करोगे तो उसकी ये वाली बिट ऑन हो जाएगी ना, चीज की ये सेकंड बिट, बिट नंबर 1, यानी बिट नंबर 1 ये वाली ऑन हो जाएगी। अच्छा, अब तुमने वो AL में ऑन कर दी है बिट। आखिरी लाइन में क्या हो रहा है? अब जो AL में तुमने वैल्यू तैयार की है, वैल्यू ऑफ AL इज रिटर्न टू IMR। सारी गेम तीसरी लाइन में पढ़ रही है। तो तुमने किया ये है कि तुमने IMR की करंट वैल्यू उठाई, उसको रजिस्टर में डाला, फिर उस जो भी उसकी करंट वैल्यू जो भी चल रही थी उसमें तुमने पहली बिट ये वाली बिट ऑन कर दी। अब तुम जैसे ही वो नई वैल्यू वापस रखोगे IMR में तीसरी लाइन में, तो बेसिकली तुम क्या करोगे कि तुम IRQ1 को इज डिसेबल्ड नाउ, तो बेसिकली कीबोर्ड इज डिसेबल्ड नाउ। पहले पड़ी बात। ठीक है सर। जहाँ पे हार्डवेयर आ जाती है ना वहाँ पे तुम्हारा काम अब यहाँ से ख़राब होना शुरू हो जाएगा। इससे ये जो तुम इस्तेमाल करते हो ना एमुलेटर, क्या नाम है इसका, डॉस बॉक्स, तो यहाँ पे हार्डवेयर में आगे काफ़ी प्रॉब्लम्स आएंगे। कुछ चीज़ें चलेंगी, कुछ नहीं चलेंगी, क्योंकि हार्डवेयर में वो कुछ अलाउ करता है, कुछ नहीं करता अलाउ, क्योंकि एमुलेटर है ना, ये असल तो नहीं है।
तो चला के देखते हैं, मेरे ख्याल में चल जाएगा फास्ट ये सब। ये मैंने फाइल चलाई है, ठीक है, ज़बरदस्त ये हो गया। अब मैं कीज़ दबा रहा हूँ और कुछ नहीं हो रहा, ठीक है, मैं कीज़ दबा रहा हूँ, मैं काफ़ी सारी एंटर एस्केप सब कुछ दबा रहा हूँ, लेकिन कुछ नहीं हो रहा। हो ये रहा है कि मैं कीबोर्ड से कीज़ तो दबा रहा हूँ, लेकिन मेरे की स्ट्रोक्स पिक के पास नहीं पहुंच रहे, क्योंकि वो डिसेबल्ड है, RQ1 डिसेबल्ड है। तो आगे सीपीयू तक पहुंचना तो दूर की बात है, सीपीयू तक पहुंचेंगे ही नहीं तो कुछ होएगा ही नहीं, बस कुछ भी नहीं हो रहा। तो यहाँ तो आसान है कि आप इस विंडो को बंद करके दोबारा स्टार्ट करोगे तो सब कुछ चल पड़ेगा, लेकिन वो नॉर्मली ये है कि डॉस के अंदर अगर तुम ये प्रोग्राम रन कर दो तो बस कीबोर्ड गया तुम्हारा, फिर तुम्हें पूरा कंप्यूटर रिस्टार्ट करना पड़ेगा और फिर कीबोर्ड वापस आएगा। तो ये पहला प्रोग्राम है जो सिर्फ कीबोर्ड को डिसेबल करता है, मास्क करता है। दूसरा जो है उसका ताल्लुक कीबोर्ड की चिप के साथ है, इसकी चिप के साथ है। अब इसके काफ़ी सारे पोर्ट्स होते हैं कीबोर्ड के, मेरा ख्याल है 60 से लेके 64 तक होते हैं, मुझे सही याद नहीं है। 4-5 पोर्ट्स होते हैं, लेकिन आपको इसमें से सिर्फ चाहिए गालबन 60 नंबर पोर्ट। पोर्ट 60 की कहानी ये है कि पोर्ट 60 होल्ड्स द स्कैन कोड ऑफ द की प्रेस। कीबोर्ड से जौन सी भी की प्रेस होती है उसका जो स्कैन कोड है, नॉट एस की कोड की बात नहीं हो रही, स्कैन कोड की बात हो रही है, उसका जो भी स्कैन कोड है वो पोर्ट नंबर 60 पे आ जाता है, ठीक है। स्कैन कोड बजाते खुद क्या है वो मतलब गूगल कर लेना अगर इंटरेस्ट हो। स्कैन कोड टेबल, जिस तरह एसकी की टेबल होती है उस तरह ये स्कैन कोड की भी टेबल तुम्हें मिल जाएगी। हर की का एक स्कैन कोड है, ठीक है, तो वो ये सारी कीज़ लिखी होंगी, आगे इनके स्कैन कोड्स लिखे होंगे, कोई ख़ास बात नहीं है इस वक्त। अगर समझना चाहते हो तो वो थोड़ा आगे जाके करेंगे। अच्छा, तो सर जी ये पूछना था वैसे तो सीपीयू तो वो लेता ना क्या कहते हैं दूसरा हेक्सा में, तो हम हेक्सा क्यों नहीं यूज़ कर सकते, ये स्कैन कोड यूज़ कर रहे हैं कीबोर्ड पे। ये हम नहीं कुछ कर रहे, ये इस तरह से है कि ये चीज़ें काम करती कैसे हैं। तो ये चीज़ें काम करती ऐसे हैं कि जब कीबोर्ड से कोई की दबाते हो तो स्कैन कोड पोर्ट 60 पे आ जाता है, दैट्स इट। इसमें कोई वो नहीं है कि हम अपनी मर्जी से तो कुछ नहीं कर रहे हैं ना, ये तो जो है उसका बिहेवियर वो हम समझ रहे हैं कि क्या है। अब ठीक है। प्रोग्रामर पोर्ट 60 को अगर पढ़ेगा तो उसको उसको पता लग जाएगा कि कौन सी की प्रेस हुई है, ठीक है। प्रोग्राम कुछ इस तरह से बनेगा कि व्हेन की इज प्रेस्ड IRQ1 हैपेंस, ठीक है। IRQ1 का मतलब क्या है, उसका मतलब है इंट 9, क्योंकि 8 जमा करते हैं ना, तो इसका मतलब है इंटरप्ट 9 आता है। तो अगर मैं इंट 9 को हुक कर लूँ और उसके ऊपर लगा दूं KBISR, इसका मतलब ये होएगा कि जब भी कीबोर्ड से कोई की प्रेस होएगी मेरा हुक हुआ हुआ कोड एग्जीक्यूट होएगा, यानी ये वाला कोड एग्जीक्यूट होएगा। इस कोड में जाके मैं ये लिखूंगा कि इफ, यानी हुक के अंदर मैं ये लिखूंगा कि इफ लेफ्ट शिफ्ट इज प्रेस्ड प्रिंट L, इफ राइट शिफ्ट इज प्रेस्ड प्रिंट R। तब बात को समझना है, हमने करना ये है कि यानी लेफ्ट और शिफ्ट दो, लेफ्ट और राइट की दो शिफ्ट कीज होती है ना, तो नॉर्मली तो ये होता है कि वो शिफ्ट कीज एक ही काम करती हैं। मैं ये चाहता हूँ वो डिफरेंट करें कि अगर मैं एक दबाऊं तो L लिखा हुआ है, एक दबाऊं तो R लिखा हुआ है। ये करने के लिए मैं इंटरप्ट 9 को हुक करूंगा, उसके ऊपर लगाऊंगा KBISR, ठीक है, और दैट्स इट। उस ISR के अंदर मैं ये लिख दूंगा कि अगर ये हुआ। अब मुझे पता कैसे चलेगा कि लेफ्ट शिफ्ट दबा है या राइट शिफ्ट दबा है, ये मुझे पता चलेगा अगर मैं पोर्ट 60 को रीड करूंगा। This will be done by reading port 60 and comparing scan codes। तो ये ऊपर वाला काम तो तुम्हें सारा आता है, हुक लगाना भी आता है, हुक करना भी आता है। तो इसके अंदर हम ये करेंगे, यहाँ पे हम आके ये करेंगे कि हम पहले रीड करेंगे की,
कि भाई की प्रेस कौन सी हुई है, उसके बाद उसको कंपेयर कर लेंगे, जो भी की रीड हुई है उसको किसी चीज़ के साथ कंपेयर कर लेंगे। ये लेफ्ट शिफ्ट का स्कैन कोड होएगा, मुझे नहीं पता, मतलब वो ढूंढेंगे अभी, स्कैन कोड ऑफ लेफ्ट। अब अगर तो ये इक्वल नहीं है, अगर ये दोनों बराबर नहीं है तो हम नेक्स्ट कंपैरिजन पे चले जाएंगे, लेकिन अगर ये दोनों बराबर हैं तो हम प्रिंट कर देंगे एल, यानी लेफ्ट आ गया। और फिर नेक्स्ट कंपैरिजन में हम उसी तरह से उसको कंपेयर कर लेंगे दूसरे के साथ, मतलब राइट के साथ। मतलब एक सिंपल इफ की कंडीशन लिखनी है कि अगर ये बराबर है तो ठीक है, वरना अगला कंपैरिजन चेक कर लो। सर जी शिफ्ट का बिहेव सेम है, लेकिन इनका जो लेफ्ट और राइट शिफ्ट है यानी कि इनका स्कैन कोड डिफरेंट होगा। हाँ, मतलब वो स्कैन कोड टेबल देख लो ना। ठीक है। हाँ, शिफ्ट शिफ्ट ऊपर दिया हुआ है, लेकिन शिफ्ट की किधर दी हुई है? इंसर्ट, डिलीट, मुझे तो नजर ही नहीं आई। कहीं और चलते हैं, टेबल तो यही है लेकिन शिफ्ट लिखा हुआ लेकिन। है। हाँ सर, ये टाइटल बार पे शिफ्ट लिखा है। यार कितने फंस गए हैं, इतना मुश्किल नहीं है, बड़ी स्टैंडर्ड टेबल है, मतलब क्या चक्कर है। तो ये कर लो, मेरा ख्याल है ये सबसे आसान है। तो ये 44 लेफ्ट शिफ्ट है और 57 जो है वो राइट शिफ्ट है। ठीक है, ये 44 जो है ये लेफ्ट शिफ्ट की है और 57 जो है वो राइट शिफ्ट की है। अच्छा भाई, अब ये काम करो। ये काम ऐसे करना है कि स्टार्ट में तुम्हें सिर्फ इंटरप्ट 9 को हुक करना है। ठीक है, तो इंटरप्ट 9 के ऊपर तुमने हुक लगा दिया KBISR का, बाकी सारी गेम तो उसके अंदर है ना, KBISR के अंदर। अब KBISR के अंदर तुमने करना सिर्फ ये है कि तुमने पोर्ट नंबर 60 पढ़ना है। ठीक है, और पढ़ के ये हिसाब लगाना है कि क्या वो लेफ्ट शिफ्ट के स्कैन कोड के बराबर है या नहीं। ठीक है, और बेसिक लॉजिक वही है कि अगर जंप इफ नॉट इक्वल टू नेक्स्ट कंपैरिजन, यानी अगर ये दोनों बराबर नहीं है, हाँ, अगर ये दोनों बराबर नहीं है तो जंप करके इधर आ जाओगे, लेकिन अगर ये बराबर हैं, वाकई बराबर हैं, तो फिर तुम स्क्रीन पे प्रिंट कर दोगे एल, एल फॉर लेफ्ट। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट कंपैरिजन में ये होगा कि तुम दूसरी की के साथ कंपेयर कर लोगे जिसका स्कैन कोड 36 है, और फिर उस हिसाब से राइट लिख दोगे। अब तो देखें कि वहाँ पे हमारे पास क्या आया, 2A और 36, तो ये फिर मतलब हाँ, मतलब 44 डेसिमल होएगा ना, तो 44 डेसिमल को हेक्सा में ले जो तो वो 2C बनता है। तो लेफ्ट वाला जो है वो 2C, यार हेक्सा में दिया नहीं हुआ, हेक्सा में दिया नहीं हुआ, लेकिन चलो। और ये वाला जो है 56, सॉरी डेसिमल के अंदर 56 को हेक्स के अंदर ले जो तो ये बनता 38। क्या थी वैल्यूज, 36 थी और 2A थी। 36 कैसे आ गई पता नहीं, ये तुम्हें गूगल करना पड़ेगा कि स्कैन कोड्स क्या है। अब अगर तो मेरा ये वाला कंपैरिजन चलेगा तो जंप इफ नॉट इक्वल तो नहीं लगेगी, फिर ये हो जाएगा और फिर हम एंड कर देंगे। वरना हम चेक करते हैं कि क्या दूसरी की प्रेस हुई है और वहां से फिर आर प्रिंट करवाते हैं और आगे चले जाते हैं। ये दो लाइनें बड़ी इंपॉर्टेंट है। हमने ये कहा था कि जब एंड ऑफ इंटरप्ट होएगा तो हमने पोर्ट नंबर 20 के ऊपर 20 लिखना है। हमने पिछली स्लाइड में ये बात की थी कि भाई हमें करना क्या है, सॉरी फिर इधर ही होएगा, हाँ ये, कि जब एंड ऑफ इंटरप्ट सिग्नल करना है तो वो करना कैसे है कि पोर्ट 20 के ऊपर 20 ही लिखना है। ठीक है, वो करते कैसे हैं, वो ऐसे करते हैं जैसे इसने ये दो लाइनों में किया था।
अच्छा, ये प्रोग्राम कॉपी करके चलाओ, यहाँ तक तो मेरा ख्याल है चल जाना चाहिए। मेरा नहीं ख्याल कि यहाँ तक कोई मसला पास आना चाहिए। आखिरी लाइन एक इन्फिनिट लूप है, वो लिख लेना चाहिए ताकि प्रोग्राम एग्जिट ना करे, वो उसके अंदर ही घूमता रहे। ये फायदा है। ये मेरा फर्स्ट का प्रोग्राम है और अब मैंने फर्स्ट को चलाना है। ये कंपाइल हो गया, अब मैं इसको रन कर देता हूँ। अब रन करूँगा तो ये शिफ्ट मैंने राइट वाला दबाया तो आर आ गया, लेफ्ट वाला दबाया तो एल आ गया। राइट वाला दबाओगे तो आर है, लेफ्ट वाला दबाओगे तो एल आ जाता है। ठीक है, ये हमारा प्रोग्राम बस करता है, इससे ज़्यादा फिलहाल कुछ नहीं। अब तुम्हारे लिए आज प्रैक्टिस ये है कि तुम अगर ए दबाओ तो तुम्हारा नाम प्रिंट होए, बी दबाओ तो कुछ और होए, सी दबाओ तो कुछ और होए। मतलब इस तरह से कुछ इसकी प्रैक्टिस होती है। बस यहाँ पे मैं रुकूंगा 9.2 पे। ये प्रोग्राम कोई 10 दफ़ा आगे इस्तेमाल हुआ है, यानी ये जो लेफ्ट राइट शिफ्ट वाला प्रो है ना, ये को अगले 10 प्रोग्राम्स में यही प्रोग्राम इस्तेमाल हुआ है। ठीक है सर, इसका वो थोड़ा सा बता दें, वो 9 मल्टीप्लाई 4 प्लस 2 ये किस लिए किया हमने? ये वो पिछला स्टार्टिंग चैप्टर में था, ये पिछला चैप्टर था। ये यहाँ पे तो नहीं बात होएगी, ये पिछला चैप्टर था कि ये आईवीटी के अंदर हुक लगा रहे थे। ठीक है। ये तुम्हें पिछले चैप्टर में जाके पढ़ना पड़ेगा कि वेक्टर टेबल के अंदर हुक जब लगाते थे तो वो कैसे लगाते थे। अगेन ये भी किताब के हर सफ़े पे आना है, ठीक है ना। सर, ये हार्डवेयर के लिए भी सेम रहेगी हुक, वो तो सॉफ्टवेयर के लिए थी। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में फ़र्क क्या है, हार्डवेयर इंटरप्ट और सॉफ्टवेयर इंटरप्ट में? सर, उसमें ये था कि इसमें हमें खुद बताना पड़ता है ये सारा, उसमें सिर्फ हम वो इंटरप्ट कोड लिख देते थे तो वो कर देता था। नहीं, इंटरप्ट टेबल में ऐसा जो कोड नहीं, उसको ज़रा गौर से पढ़ो जाके। हार्ड सॉफ्टवेयर इंटरप्ट ये होता था कि इंटरप्ट नंबर आता था, 4 के ऊपर ज़रब देते थे, वेक्टर टेबल, फिर वेक्टर, फिर आईएसआर, ये सारा कुछ होता था। ये सारा कुछ अब भी होता है, जी, ये सब कुछ, ये ठीक सारा है। कुछ अभी भी हो रहा है। अब सिर्फ फ़र्क ये है कि IRQ 1 पे सिग्नल आता है, उसमें 8 जमा करते हो तो इंटरप्ट नंबर बनता है, और फिर आगे सारी कहानी वही है। इंटरप्ट नंबर को 4 पे ज़रब दिया, वेक्टर टेबल गए। तो ये हुक पिछले चैप्टर में लगा था, और ये वैसे एग्जैक्टली वही हुक है जो पूरी किताब में ऐसे लगेगा, क्योंकि इंटरप्ट की नेचर चेंज नहीं होनी, इंटरप्ट की नेचर कभी चेंज नहीं होनी, वो वही है, वेक्टर टेबल, ISR, वही सारा कुछ। अब इसकी प्रैक्टिस सच्ची यही मैंने है ये कि हाँ बताओ। मैंने ये पूछना था कि आगे 7 लेक्चर हैं तो उसमें ये सिलेबस कवर हो जाएगा? इसका हाँ, ये 401 का 403। ठीक है।